Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण वीडियो का जो ये आज का टेस्ट है ये स्पेशल है। स्पेशल किस लिए? क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको 60% ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपने कभी भी नहीं पढ़े हैं, कभी भी। तो जो कुछ भी आप नया सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। बिल्कुल एकदम पैटर्न इसका नया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपने जो प्रश्न नहीं पढ़े होंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरीके से दिखाता है? तो साथियों, आपके पहला विकल्प है सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण व रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है पर बोलना सुनने पर नहीं, और इनमें से सभी। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुनना और बोलना जो कौशल है इसके संबंध को सही तरीके से कौन दिखाता है? तो देखो, सुनना और बोलना, जब हम बोलते हैं तो छात्र सुनते हैं, मतलब ये एक दूसरे से संबंधित क्रिया है। तो ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए साथियों। ये विकल्प गलत है। अगर पहला विकल्प गलत है तो इनमें से सभी भी गलत हो जाता है। अब देखो, तीसरा जो विकल्प है वो कह रहा है सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है पर बोलना सुनने पर नहीं। तो साथियों, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो बोलने के कौशल पर आधारित होता है, पर बोलना जब हम करते हैं तो वो सुनने पर नहीं। ये विकल्प भी गलत है। यहाँ पर चौथा, तीसरा और प्रथम विकल्प गलत है। बल्कि आपका जो सही आंसर है वो है बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण व रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। क्योंकि अगर बालक अर्थपूर्ण चीज़ों को सुनेगा, अगर जो बालक रोचक तरीकों को सुनेगा तो बिल्कुल उससे उसके बोलने और सुनने दोनों कौशल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है? आदर्श वाचन के अंतर्गत, अनुकरण वाचन के अंतर्गत, पुनरावृत्ति के अंतर्गत और प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। तो जब भी हम स्पष्टीकरण की बात करें तो साथियों, आदर्श वाचन में अध्यापक के द्वारा जो चीज़ हमें पढ़ानी होती है उसका वाचन किया जाता है। तो आदर्श वाचन के अंतर्गत स्पष्टीकरण नहीं आता है। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है, छात्र तौर स्पष्टीकरण करेंगे, इसलिए ये भी गलत है। पुनरावृत्ति में साथियों जो पाठ हमने बच्चों को पढ़ाया है उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही हम जो कठिन शब्दार्थ होते हैं उनका स्पष्टीकरण करते हैं। तो चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी गतिविधियां सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी? बच्चों को प्रस्तुति को याद करके बोलने के लिए कहना, बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने के लिए कहना। कहानी में छोटी की मात्रा है बट बड़ी की मात्रा लगती है, टाइपिंग मिस्टेक है साथियों ये। बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके देना, और इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे क्वेश्चन को समझ करके उत्तर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप जो पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको रोचक और अर्थपूर्ण तरीके से बोलने के मौके देना चाहते हैं। तो साथियों, उनको बिल्कुल आप कहानी सुनाने के लिए भी कहोगे कि भाई अपनी तरफ से कोई कहानी सुनाओ जैसी तुम्हें याद है, या फिर बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके भी दोगे। बिल्कुल ये दोनों सही है। लेकिन बच्चों को प्रस्तुति को याद करके बोलने के लिए कहना, तो भाई याद करके बोलना मतलब क्या हुआ? रटना हुआ वो तो रटने के लिए हम नहीं कहेंगे कक्षा 1 में, बल्कि हम खुद की तरफ से कहानी सुनाने के लिए कहेंगे और चित्र पर बातचीत करने के उनको मौका देंगे। तो मतलब यहाँ दूसरा भी विकल्प सही है साथियों और तीसरा विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में आपके दो विकल्प बिल्कुल सही है, एक तो दूसरा विकल्प और एक तीसरा विकल्प। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। वह कार्य जिसमें केवल मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान निकाला जाता है उसे लिखित कार्य कहते हैं, मौखिक कार्य कहते हैं,
गृह कार्य कहते हैं या अभ्यास कार्य उसको कहा जाता है। तो जिसमें ओनली मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान निकाले। तो लिखित कार्य में तो हम लिखते हैं, गृह कार्य में भी लिखते हैं, अभ्यास कार्य में भी लिखते हैं, लेकिन साथ ही जो मौखिक कार्य आपके होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ही समस्या का समाधान निकाला जाता है। इसलिए आपका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। मैंने पहले कहा था कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को इस टेस्ट से मिलने वाला है। तो प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? सही है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। और पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। तो भैया इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। पर्यावरण अध्ययन के लिए जो सही वाक्यांश है उसका ही आपको चयन करना है। 5वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो, सोच समझ के उत्तर देना। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, अगर अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा आप। और आप चाहो तो गालियाँ भी लिख सकते हो मुझे। देखो एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण है वो अंतर विषयक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अंतर विषयक, मतलब एक विषय पर ही समट कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें अन्य चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। एकल विषयक ये नहीं रहेगा, इसको अलग से नहीं पढ़ा सकते हो आप। इसमें कई चीज़ें सम्मिलित होती है और ये बिल्कुल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर ही केंद्रित थोड़ी रहेगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन मतलब ये थोड़ी एक पर्यावरण ही रहेगी, और भी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती है साथियों। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। हर्बर्ट के प्रथम पद स्पष्टता को प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण में किसने विभाजित किया? विल्हेमरिन ने, जिलर ने, ब्लूम ने और मॉरिसन ने। तो देखो जो हर्बर्ट की पंचपदी है इसमें इन्होंने पहले 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? स्पष्टता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, संबंध का सिद्धांत दिया था और प्रयोग का सिद्धांत दिया था। तो ये 4 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे। अब इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके जो 3 शिष्य थे, जिलर, रायन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने इन 4 सिद्धांतों के आधार पर 5 पदों का वर्गीकरण किया था। 5 पदों में इन्होंने दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किया था। तो जो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण है साथियों, वो हर्बर्ट ने जो स्पष्टता का सिद्धांत दिया था उसको 2 भागों में बांटा था, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में, जिनका नाम है जिलर। तो किसके द्वारा बांटा गया था? जिलर के द्वारा बांटा गया था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में जिसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए करके सीखना, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, परिभाषाएं याद करना और पूछताछ व विचार विमर्श करना। तो प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प बताइए। कक्षा शिक्षण में किसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए? देखो करके सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बालक करके सीखेगा है तो उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव होगा। प्रश्न पूछने को भी बढ़ावा देना चाहिए, विचार विमर्श को भी बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन परिभाषाओं को याद करना साथियों ये तो रटन प्रणाली पर आधारित चीज़ है, इसलिए हमको इस पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और प्रश्न संख्या 7 में आपके तीसरा ही विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं लक्ष्य, व्यवहारगत परिवर्तन, प्राप्य उद्देश्य और शैक्षिक उद्देश्य। तो जो हम अभ्यास के द्वारा छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्य उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। जो एक ही कक्ष में हमको प्राप्त हो जाए उनको ही कहा जाता है प्राप्य उद्देश्य। थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? समझना, समझ के उत्तर देना, क्योंकि प्रश्न इतना ही स्पेशल है ये। प्रत्येक बच्चा अपना तरीके से अद्वितीय है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है और प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूँ मान सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके बनने के पूरे चांस है साथियों, क्योंकि 2018 में पेपर हुआ था रीट का। 3 साल हो गए, आप यूँ मानो 3 साल के, अब तो 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में बहुत ज़्यादा पैटर्न बदलने वाला है। तो यहाँ जो राइट आंसर है, देखो, शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय या विशिष्ट भी होता है और प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन भी स्वयं करता है। लेकिन यहाँ एक विकल्प है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। ये विकल्प गलत है साथियों, क्योंकि पाठ्यचर्या का सर्जन बच्चे के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पाठ्यचर्या का सर्जन या तो एनसीईआरटी करती है, या फिर आरबीएससी करती है, या एसआईआरटी करती है, या अन्य कोई संस्था करती है। इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है वो आपके 9वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बड़ी होती है, स्पष्ट होती है, सुंदर होती है और समग्र होती है। तो साथियों, सुंदर होना कोई विशेषता नहीं है, बड़ी होना कोई विशेषता नहीं है, एक तो स्पष्ट होती है या समग्र होती है। तो साथियों, इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है कि ये क्या होती है, समग्र होती है, क्योंकि लगभग इसमें 6 दैनिक पाठ योजनाओं का समावेशन होता है। तो ये समग्र मानी जाती है, क्योंकि संपूर्ण चीज़ें एक ही इकाई के अंतर्गत सम्मिलित कर ली जाती है। इसलिए आपका चौथा विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो साथियों, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। ठीक है, विकल्पों को देखिए अच्छी तरह से। प्रत्येक कक्षा की पाठ्यचर्या एक होती है। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं और इनमें से सभी। तो 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि पाठ्यचर्या संबंधी जो अपेक्षाएं होती है और जो सीखने के प्रतिफलों के बारे में है। सीखने के प्रतिफल मैंने कक्षा 1 के आपको पढ़ा दिए हैं, कक्षा 2 से 7 तक के अभी बाकी है, तो वो भी मैं बहुत ही जल्द आपको पढ़ा दूंगा साथियों। यहाँ पर इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही कथन है, प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, क्योंकि कक्षा 1 को मैंने आपके पढ़ाए हैं, कक्षा 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 से 7, 8 इन कक्षाओं के तो आपको पढ़ाए ही नहीं, क्योंकि इनके प्रतिफल अलग है साथियों। तो प्रत्येक कक्षा के जो सीखने के प्रतिफल है, जिनको अधिगम के प्रतिफल भी कहते हैं, वो अलग होते हैं। बाकी प्रत्येक कक्षा की पाठ्यचर्या एक नहीं होती है। कक्षा 1 में और कक्षा 8 में बहुत अंतर होता है साथियों। पाठ्यचर्या संबंधी जो अपेक्षाएं हुए, सीखने के जो प्रतिफल है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, तो इनके बीच संबंध पाया जाता है साथियों। यहाँ पर यह कथन भी गलत है। ओनली थर्ड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। अभिकर्मित अनुदेशन में बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन को, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन को, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक कौन हैं? B.F. स्किनर, ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर इसके जनक के साथियों। जो बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन है उसको रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको B.F. स्किनर के द्वारा ही दिया गया था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 12वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। पहली चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट क्यों लोगे? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का पता नहीं है साथियों। 0.5% बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जिनको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल सटीक आकलन पता हो। विकल्प को देख लीजिए आप चाहो तो, सारांशित आकलन का, सीखने का आकलन का, नैदानिक आकलन का और रचनात्मक आकलन का। तो देखो, अनुवीक्षक आकलन किसका हिस्सा है इनमें से? साथियों 13वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके रचनात्मक आकलन का। रचनात्मक आकलन का मतलब होता है जो कक्षा शिक्षण के समय भी चलता रहता है, पूरे वर्ष भर चलता रहता है। तो अनुवेक्षण का कार्य साथियों पूरे वर्ष भर हम करते हैं, मतलब छात्रों को देखते हैं कि कौन कैसे क्या सीख रहा है, कौन कैसे क्या कार्य कर रहा है। इसलिए ये जो अनुवीक्षक आकलन है ये रचनात्मक आकलन का हिस्सा माना जाता है। मैंने वापस पहले भी कह दिया था कि स्क्रीनशॉट ले लो, और वापस कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। रचनात्मक आकलन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे देखते हैं आपके 14वां क्वेश्चन।
10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अनुशंसा किसने दी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने, कोठारी शिक्षा आयोग ने और मुदालियर आयोग ने। तो इनमें से 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अनुशंसा देने वाली जो संस्था है या जो बोर्ड है उसका आपको चयन करना है। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, कितने ही महंगे कोर्स खरीद लो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, पूरे ही राजस्थान में मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, पूरे ही राजस्थान में जितने क्वेश्चन हमारे यहाँ से मिलने वाले हैं, मैं एग्ज़ाम के बाद भी आपको सामने आने वाला हूँ, एग्ज़ाम के बाद में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ साथियों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की पूरे रीट के पेपर में। तो यहाँ पर जो 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अनुशंसा की है वो है कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा, जिसका निर्माण इस कोठारी शिक्षा आयोग की जो गठन है वो 1964 में किया गया था और इसका जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी वो 1966 में दी थी। इसीलिए हम कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में 1964 और 66 पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 64 में गठन किया गया था और 66 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। अपनी इसी रिपोर्ट में इन्होंने 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अनुशंसा भी की थी साथियों। थर्ड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना कहलाता है सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और नैदानिक आकलन। तो प्रश्न संख्या 15 का सही विकल्प आपको बताना है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन जो करते हो उनको क्या कहा जाएगा साथियों? 15वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके प्रश्न संख्या 15 में सेकंड विकल्प, सीखने का आकलन। क्यों? क्योंकि आप निर्देश दे रहे हो उसके अंत में, मतलब जब आपने शिक्षण करा दिया है उसके बाद में यदि उपलब्धि का आकलन कर रहे हो तो जो आप बच्चों ने सीखा है उसका आकलन होगा साथियों। सीखने का आकलन आपका 15वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी देन है? किलपेट्रिक की, एडगर डेल की, हर्बर्ट स्पेंसर की और थॉर्नडाइक की। तो साथियों 16वें क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करना है। बताइएगा 16वें क्वेश्चन में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो कौन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल के द्वारा दिया गया था, जिसको अनुभव शंकु के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? अनुभव शंकु। इसमें इन्होंने बताया था साथियों कि कोई बालक देखकर कितना सीखता है, सुनकर कितना सीखता है, सुनकर और देखकर के कितना सीखता है, क्रिया आधारित अधिगम पर कितना सीखता है, कितना प्रतिशत उसे याद रहता है, इत्यादि चीज़ें इन्होंने इस कोण ऑफ एक्सपीरियंस या फिर अनुभव शंकु में दी थी। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 16वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 17वां क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय कर लेना है, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना है, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना है और किसी छात्र को अंक प्रदान करना है। तो 17वें क्वेश्चन में सही विकल्प बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखो, आकलन का उद्देश्य इनमें से, तो साथियों प्रश्न संख्या 17 में जो आपका सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना ही आकलन का उद्देश्य होता है। उपलब्धियों का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है साथियों, इसलिए ओनली प्रथम विकल्प ही सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा आज, क्योंकि जैसा मैंने थंबनेल डाला था तो उसी प्रकार से कुछ नया सीखने को तो मिलना ही चाहिए यार। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात, ब्रूनट, जॉन डार्ले और रिचर्ड्स। तो साथियों 18वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। समस्या समाधान विधि किन के द्वारा दी गई थी? देखो, इसके बाद में आपके सुबह 8 बजे जो राजस्थान में टॉप 10 बुक है हर सब्जेक्ट के लिए, साइकोलॉजी हुई, हिंदी हुई, संस्कृत हुई, गणित हुई, पर्यावरण हुई, आपके सामाजिक हुई, आपके विज्ञान हुई, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए वीडियो आ रहा है साथियों। बहुत ही वो आपके सुबह 8 बजे वाले वीडियो में आ रही है, तो 8 बजे वाले वीडियो को जरूर देखें, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। तो देखो, जो समस्या समाधान विधि है इसके जनक सुकरात है। किनके द्वारा समस्या समाधान विधि दी गई थी? सुकरात के द्वारा यहाँ पर समस्या समाधान विधि दी गई थी मित्रों। तो प्रथम विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो आपके 19वां क्वेश्चन है,
कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्न में से किसे विकसित किया जाता है? उत्साह की भावना, सहयोग, नेता बनाना और अनुशासन। तो साथियों, जो सामूहिक रूप से गतिविधियां, मतलब जिसमें सभी छात्र सम्मिलित होते हैं, उनको विकसित किया जाता है किस लिए? उत्साह की भावना के लिए नहीं विकसित किया जाता है, ना ही नेता बनाने के लिए, अनुशासन के लिए भी नहीं साथियों, बल्कि इस सहयोग की भावना के लिए समूह में गतिविधियों द्वारा छात्रों को विकसित किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वापस कह रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। आपको रेगुलर संपूर्ण रीट की टेस्ट सीरीज पूर्ण रूप से निःशुल्क मिलेगी आपको यहाँ पर। तो साथियों, 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र के आधार पर संचालित होती है? पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अंश से पूर्ण की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो साथियों, जो माइक्रो टीचिंग है, इसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे जो कौशल होते हैं उनको एक एक करके सिखाया जाता है। तो एक एक करके सिखाया जाता है, मतलब ये अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही रहेगा साथियों। ये टेस्ट पूरा हुआ, सुबह 8 बजे वाला वीडियो मैंने बोल दिया है, जरूर देखिएगा साथियों। तो मिलते हैं 8 बजे वाले वीडियो में। और शाम को जो 5 बजे मैं गणित का वीडियो अपलोड करता था, वो 5 बजे नहीं आएगा, बल्कि वो 3 बजे आएगा साथियों। 3 बजे ही आप तैयार रहिएगा। तो 3 बजे आपको गणित का वीडियो मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी उस वीडियो से। तो साथियों, मिलते हैं सुबह 8 बजे वाला वीडियो में, फिर उसके बाद में मिलते हैं दोपहर को 3 बजे वाले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।